गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। आज जो है एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज एक और एनाटॉमी का अपन नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अपन ने इससे पहले कई सारे सिस्टमों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एंडोक्राइन पढ़ा, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा। ऐसे ही जो है आज अपन एक और नया सिस्टम लेकर के आए हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। बच्चों, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। नर्वस सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जिसे हम जब 10th की विज्ञान में या 11th 12th के विज्ञान में जब हिंदी में पढ़ते थे तो इसी का नाम था तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को जो है हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और ये नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये मान कर के चलें कि नर्वस सिस्टम की बदौलत ही आपको जो है किसी भी सुख का, दुख का, दर्द का और आनंद का आभास हो रहा है। अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं होता तो आपको जो है वो किसी भी दर्द का भी पता नहीं लगता और आपको जो है कोई आनंद जो है उसका भी पता नहीं लगता। तो सारे जो सुख दुख जो है वो नर्वस सिस्टम की ही बदौलत है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के होने का आभास जो है वो हमें इसी सिस्टम की बदौलत होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान करके चलिए कि जैसे ये उंगली है, इस उंगली को जब मैं चाहूँ जब इसे जो है उस प्रकार का मूवमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है ना। और इस उंगली से जब भी कोई चीज़ जो है टच वगैरह होएगी तो उसका आभास मुझे होएगा कि कुछ न कुछ मेरी जो है उंगली के जो है वो टच हो रहा है। तो ये जो सेंसेशन है, ये जो सारा का सारा हमें जो महसूस हो रहा है वो नर्वस सिस्टम की बदौलत ही महसूस हो रहा है। तो आइए आज अपन नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए। मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड में जो है दो डायग्राम दिखा रखे हैं बच्चों। फर्स्ट इज़ द ब्रेन एंड सेकंड इज़ द ब्रेन विथ स्पाइनल कोड। दूसरा जो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें स्पाइनल कोड भी हमने दिखाया है, इधर की तरफ जो है उसमें ब्रेन दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान कर के चले बच्चों कि नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट इज़ द ब्रेन एंड सेकंड इज़ द स्पाइनल कोड। आइए आगे जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो है होता क्या है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो है जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी में किस सिस्टम में क्या चल रहा है उस चीज़ की जो है खबर दूसरे सिस्टम को वो जो करता है वो नर्वस सिस्टम ही करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान करके चलिए कि जैसे आपकी जीआईटी का सिस्टम जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, इस चीज़ का आभास जो है आपको किससे होएगा, नर्वस सिस्टम की बदौलत ही होएगा। तो बॉडी से जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर जो सिस्टम पाए जाते हैं उन बॉडी से उपस्थित जो सिस्टम है उनका कम्युनिकेशन भी जो है नर्वस सिस्टम की बदौलत होता है, उनका रेगुलेशन भी नर्वस सिस्टम की बदौलत होता है और उनका कंट्रोल भी जो है नर्वस सिस्टम की बदौलत ही होता है। इट कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल सिग्नल्स। अब आपने बच्चों ये बात सुन रखी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक केमिकल रिएक्शन और एक फिजिकल रिएक्शन। जो फिजिकल एक्टिविटी वो तो बाहर से हमें दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो है केमिकल सिग्नल्स चलते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। आप ये मान करके चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके घर के अंदर जो बिजली के तार हैं, बिजली के तार को अगर आप देखेंगे ना बच्चों तो आपको उससे आभास नहीं लग सकता कि उसके अंदर करंट का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जब आप उससे छुएंगे तो आपको झटका लगेगा और आपको आभास होगा कि इसके अंदर करंट का प्रवाह हो रहा है। अच्छा, कोई बल्ब वगैरह लगा दिया आपने तो वो उससे जो है जल जाएगा, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर लाइट वगैरह आ रही है। सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पर काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसफ़र करता है और ये सिग्नल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे इसके नाम में भी आ रहा है इलेक्ट्रिकल, मतलब आप ये मान करके चले कि तार के जैसे आपके तार के अंदर जो धारा बह रही है ना, जो बिजली बह रही है, सेम उसी प्रकार से इसके हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो है
एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स जनरेट होती है और वो केमिकल सिग्नल्स जो है वो देती है, वो सिग्नल आगे पहुंचता है और वो आगे पहुंच कर के वो संदेश को जो है आगे ट्रांसफ़र करता है, जिसकी बदौलत वो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाता है। इलेक्ट्रिकल्स हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी हम कोई भी फंक्शंस को करने वाले होते हैं, तो उस दौरान जो है बॉडी के अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल प्रकार का एक इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो जो है आगे लेकर के जो है उस संदेश को लेकर के जाता है और जिसकी बदौलत ही बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उनके साथ में कम्युनिकेशन बना करके रखता है और इसी कोऑर्डिनेशन की बदौलत हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिंपल्स जनरेट होती है और केमिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट होते हैं। अब इसके एनाटॉमिकल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल डिवीज़न में आपके जो नर्वस सिस्टम है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एनाटॉमिकल डिवीज़न आधार पर पहला प्रकार है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा और आएगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। लेकिन पहला जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CNS, सेंट्रल मतलब केंद्र में, NS मतलब नर्वस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल सेंटर वाली चीज़ में जो है पाया जाता है उसे अपन CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सेंटर में क्या आ रहा है आपका, ऊपर से ब्रेन और पीछे स्पाइनल कॉर्ड, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और यही इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि बॉडी का हर एक ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, बिना किसी भी एक ऑर्गन के जो है बॉडी जो है आप ये मान करके चले कि विकलांगी मानी जाती है। तो वैसे तो आपकी बॉडी का हर एक सिस्टम इम्पोर्टेंट है, लेकिन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रेन और उसके बाद में हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है उसके कई प्रकार होते हैं, मैं आप इसके डायग्राम जो है आपको दिखाऊंगा, लेकिन ब्रेन जो है उसे अपन तीन भागों में बांट रहे हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के अंदर आपके मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला आ जाता है। स्पाइनल कोड आप अच्छे से जानते ही हैं, जो हमारी वर्टिब्रा है उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है, उसे हम स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा पार्ट हो गया आपके CNS का, वो हो गया स्पाइनल कोड, इसका भी डायग्राम हम आगे देखेंगे। तो हम एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसको पहला CNS में बांटा, दूसरा आ रहा है PNS मतलब दूरस्थ किनारों पर, जैसे आपके हाथ हो गए, जैसे आपके पैर हो गए, इन दूरस्थ किनारों पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सप्लाई कर रहा है वो हमारा PNS कहलाता है। उसके अंतर्गत आती है आपकी 12 क्रेनियल नर्व। हमारे शरीर के अंदर बच्चों 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती है, याद रखेंगे आप। और ये क्रेनियल नर्व जो है वो अलग अलग जगह पे सप्लाई कर रही है, जैसे आपकी ओल्फैक्टरी सेंस ऑफ जो है स्मेल के लिए कर रही है, जैसे आपकी फेशियल सेवंथ नर्व, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसे जैसे आपके शरीर के अंदर क्रेनियल नर्व 12 पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है आपके शरीर के अंदर स्पाइनल नर्व भी पाई जाती है 31, टोटल 31 स्पाइनल नर्व प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। और पेरिफेरल गैंग्लिया पाया जाता है। आगे जो है ये अपन ने इससे पहले जो अपन ने पढ़ा बच्चों वो था एनाटॉमिकली डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब एक तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन के आधार पर जो है हमने हमारे नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा। फर्स्ट इज़ द CNS, सेकंड इज़ द PNS। CNS के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारी 12 क्रेनियल नर्व आती है और 31 जो है स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड में पाई जाने वाली 31 पेयर्स जो है आपकी नर्व, वो भी उसके अंतर्गत ही आती है। दूसरा जो डिवीजन पढ़ रहे हैं अपन वो फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिवीजन, जो है आपका फंक्शन के आधार पर आपके नर्वस सिस्टम को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एक प्रकार से आप ये मान करके चलें कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में ऐसी मसल्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे इस हाथ को मैं जब चाहूँ जब हिला सकता हूँ, इस हाथ से मैं जब लिखने का काम करूँगा तो मैं इसको इसी प्रकार से मूवमेंट करवा रहा हूँ। ये सारा का सारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बदौलत हो रहा है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार काम करने वाली वॉलेंट्री जो एक्शन जो है, जो आपके नियंत्रण में है, वो जो है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और ये जो है आपका
खास करके आपकी स्केलेटल मसल्स के अंदर सप्लाई कर रखा है। स्केलेटल मसल्स मतलब हमारी हड्डियों के ऊपर जो मसल्स पाई जाती है, उन्हें जो है हम मूवमेंट करवा सकते हैं। ज़्यादातर हमारे हाथों को, पैरों को जो हिलाने का, चलने का, फिरने का जो काम हो रहा है, वो इसी की बदौलत हो रहा है। फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिवीजन के आधार पर दूसरा जो आता है बच्चों, वो आता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस ऑटोनोमिक, ऑटोनोमस से ही जैसे आपको साबित हो रहा है। ऑटोनोमस मतलब आप ये मान करके चलें कि जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये जो है हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है सिर्फ, लेकिन ब्रेन के नियंत्रण में होता है। और ये हमारे आदेश अनुसार काम नहीं करते हैं, लेकिन ब्रेन के आदेश के अनुसार ये काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कार्डियक मसल्स, आप जो है दौड़ करके अपनी हृदय गति को जो है बढ़ा सकते हैं, और अगर आप आराम करेंगे तो आपके हृदय की गति को जो है घटा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये काम जो है, ये जो फंक्शन जो है हार्ट का, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये किसके अनुसार काम करता है? हमारे ब्रेन के अनुसार ही काम करता है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अनुसार ही काम करता है। वो जब चाहता है, जब हमारे दिल की धड़कनों को कंट्रोल जो है वही कर रहा है, वही बढ़ाता है, वही घटाता है। स्मूथ मसल्स हुई, कार्डियक मसल्स हुई, आपकी ग्लैंड्स हुई, इन सारी चीज़ों को जो है नियंत्रित कौन कर रहा है? आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और आपका इसके अंतर्गत जो है, अगर हम इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और डिवाइड करें, तो आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक वाला जो पार्ट है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मैं अगर बात करूं, तो जब आप फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ऐसा जो सिचुएशन होता है, वो इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बदौलत ही होता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो कि इसी का पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट, वो भी जो है इसी के अंतर्गत होता है। मतलब ये आपके बाहर के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी कंडीशंस को भांपते हुए ये ऑटोमेटिक जो है काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी रेस्ट कंडीशन में आराम से बैठें, तो आपके ब्रेन को भी आभास होगा कि यार कहीं न कहीं ये अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो उस टाइम आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा। जब आप आराम करते हैं, जब आप शांत दिमाग से बैठे रहते हैं, जब रेस्ट करते हैं, तो उस दौरान आपका डाइजेशन वगैरह अच्छे से चलता है। लेकिन मान लीजिए बैठे बैठे सडन आपके सामने कोबरा आ गया, सांप आ गया, उस सांप को पता है कि जी काट लेगा तो आपकी ज़िंदगी जो है वो, आपकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो सकती है। तो आप सडन, चाहे कितने ही आराम में बैठें, लेकिन उस कोबरा को देखते ही आप जो है एकदम से अलर्ट होते हैं और वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा अगर करीब आ गया है, लिबर्टी गया है, तो उससे जो है लड़ने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो हालातों के अनुसार जो सिचुएशन इमीडिएट जो रिफ्लेक्ट होता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बदौलत होता है। ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ बच्चों, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। जैसे अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी पढ़ी, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट को अपन ने कहा नेफ्रॉन। जैसे अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है उसको कहा अपन ने एल्ब्यूलाई। और जब हमने ह्यूमन बॉडी पढ़ी, तो ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट कहलाती है सेल। उसी प्रकार जब आपके नर्वस सिस्टम की बात आएगी, तो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है बच्चों, वो न्यूरॉन कहलाती है। आपने ये स्ट्रक्चर 10th के विज्ञान में भी देखी होगी, 10th क्लास में जब पढ़े होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर को देखा होगा। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। और ऐसे जो है कई सारे न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, और उन्हीं न्यूरॉन की बदौलत ऐसा न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन के जो अलग अलग पार्ट आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स होता है जो बाहर के किनारों पर होता है, बीच में एक केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स के बीच वाला पार्ट है जिसे हम सोमा कहते हैं। पीछे की तरफ एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर एक्सोन उपस्थित होते हैं, माइलिन शीथ उपस्थित होती है, सैकबोन सेल्स उपस्थित होती है, और उधर की तरफ आपकी नर्व एंडिंग होती है, जहाँ पर नर्व खत्म होती है वहाँ नर्व आपकी एंड होती है, वो आपके उधर की तरफ नर्व एंडिंग होती है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के न्यूरॉन, इस प्रकार से ही कई ज़्यादा संख्या में उपस्थित न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो ब्रेन से किसी ऑर्गन तक लाने का वाला हो, चाहे ऑर्गन से जो है वो ब्रेन तक ले जाने वाला हो। आपने जब 10वीं 11वीं में विज्ञान पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल कि कांटा लगते ही जो है आपका आवाज़ होता है कि दर्द हो रहा है। तो जब दर्द होता है तब आप उस पैर को ऊपर करते हैं। अच्छा, कांटा चुभा,
कांटा चुभने के बाद में दर्द हुआ, दर्द वाला रिफ्लेक्स आपके ब्रेन में गया। ब्रेन ने कहा कि भाई ये कोई चीज़ जो है आपके पैर में चुभ रही है, आप पैर को तुरंत ऊपर उठाइए। फिर व्यक्ति उसको तुरंत जो है ऊपर उठाता है। अब आप सोचो, ये भी एक करिश्मा से कम नहीं है, ये करिश्मा ही तो है। मतलब कितनी सी देर में जो है इतना तगड़ा वाला एक्शन हुआ कि कांटा चुभा। चुभते, अच्छा कांटा चुभने में और घुसने में तो फिर भी देर लग जाती है। जैसे ही आप गर्म वस्तु पे कोई, मान ले गर्म तवे पे आपकी उंगली रखवा आ गई, फटाक से आप उसे हटाते हैं। तो जितनी फुर्ती से, जितनी सी देर में, विद इन पॉइंट कुछ सेकंडों में जो आप ये हटा लेते हैं, इतना तेज़ी से हमारा ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स करता है। तो ये रिफ्लेक्स जो है, आप ये मान करके चलें कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट जो है वो लाइट के प्रवाह से ही होती है। लाइट की आप जो है, बिजली का जब आप अध्ययन करेंगे, कभी आपने धारा के बारे में पढ़ा होगा, तो बिजली का भी जो है प्रभाव बहुत खतरनाक है। बिजली भी आप ये मान करके चलें कि सेकंडों के अंदर जो है, सेकंडों के अंदर जो है ये बहुत, मतलब लाखों किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो कर लेती, पूरा कर लेती है। कुछ ही सेकंडों में धरती का पूरी का चक्कर लगा लेती है। तो जैसे बिजली की प्रवाह की रफ्तार होती है, उसी प्रकार हमारे न्यूरॉन्स जो है बॉडी के अंदर उपस्थित है, उनकी भी स्पीड ऐसी ही होती है। आगे आता है कि न्यूरॉन जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो एक प्रकार की नर्व्स जो है इम्पल्स जनरेट करते हैं, एक करंट का प्रवाह करते हैं, और वो करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके आगे बढ़ता है। और वो आगे जो बढ़ता है उससे ही जो है फिर हमें जो है किसी भी मैसेज का, किसी भी संदेश का जो है हमें रिफ्लेक्स मिलता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसकी 70 मिलीवोल्ट होती है। डीपोलराइजेशन, सोडियम जब इन जाता है, रीपोलराइजेशन जब पोटेशियम जो है बॉडी से, इस न्यूरॉन से जो है बाहर आता है, तब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दो कंडीशंस होती है। और ये जो है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे आपका एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, गाबा हो गया। ये स्पेसिफिक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो न्यूरॉन से जुड़ते टाइम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और वो जो है संदेश जो है फिर आगे आपका पहुंचता है। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ बच्चों मैं आपको, ये ब्रेन का डायग्राम है। ये ब्रेन है हमारा, और इस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे अपने स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो आगे की तरफ पाया जाता है वो हमारा फ्रंटल है, और फिर जो ये ऊपर की तरफ पाया जाता है ये पैराइटल पार्ट है, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल होता है, और नीचे की तरफ सेरिबेलम होता है, और साइडों में कानों के ऊपर जो है वो टेम्पोरल लोब होता है। तो ये ब्रेन जो है उसकी आकृति है। जब स्कल जो है उसके अंदर जब ब्रेन को हम देखेंगे तो ब्रेन इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, और पीछे की तरफ जो आपका सेरिबेलम। आगे जो है इस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरों में से एक जो है कुदरत की बनाई हुई सबसे बड़ा जो करिश्मा है वो है हमारा ब्रेन। और ये ब्रेन के अंदर जो है, ब्रेन को अगर आप पोस्टमार्टम के दौरान देखेंगे तो देखने में आपको ये वैसा सिंपल सा लगेगा, लेकिन इस ब्रेन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनका जो है पार आज तक भी मेडिकल साइंसों की रिसर्च ने नहीं पाया है। मतलब आज भी जो है उन पर रिसर्च चल रही है कि ऐसा कैसे, मतलब किस प्रकार से जो है काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ फंक्शन जो है आपको इस डायग्राम में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप आगे आपका फ्रंटल वाला पार्ट पाया जाता है वो आपकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। फिर पीछे की तरफ जब आप पैराइटल वाले पार्ट में इसमें जब आते हैं तो आपको वहाँ पे टच, टेस्ट, ऐसा वाला जो है कंट्रोल होने वाली चीज़ें जो है उधर फंक्शन, ये टच का और टेस्ट का जो है कंट्रोल होता है। कानों के ऊपर जो टेम्पोरल वाला रीजन है, यहाँ पर आपका, आप ये मान करके चलें कि जैसे मेमोरी प्रोसेस, इमोशन, ये सारी चीज़ें यहीं से। और आपका पीछे की तरफ जो सेरिबेलम होता है उसमें मिड जो आपका पार्ट होता है पोन्स वगैरह, उधर की तरफ आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा वगैरह सिचुएटेड होता है, जो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को, विजन को, इनको मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को, हार्ट रेट को, ब्रीथिंग पैटर्न को, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। तो आपको जो आगे आगे जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये आपका करता है। फिर आपको येलो वाला पार्ट जो है आपकी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर और पीछे की तरफ आएंगे आप, थोड़ा सा आपको ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये आपके टच और टेस्ट को कंट्रोल करता है।
ग्रीन वाला पार्ट आपके विजन को कंट्रोल करता है, फिर और ज़्यादा ब्लू वाला पार्ट नीचे की तरफ जो है वो आपके मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को, पिंक वाला पार्ट आपके हार्ट रेट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से जो है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो आपका ब्रेन है वो डिफरेंट डिफरेंट काम को अंजाम देता है। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें पहला पार्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इस सेरिब्रम को जो है हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू हेमिस्फीयर्स लोब्स में ये बटा हुआ होता है। आपका जो फ्रंटल वाला पार्ट है वहाँ पर आपका मोटर कंट्रोल, बोलने का और ये आपके रीजनिंग जो सोचने का जो है वो कंट्रोल होता है। पैराइटल वाले पार्ट से आपके सेंसरी रिसेप्शंस कंट्रोल होते हैं। टेम्पोरल वाले पार्ट में आपका हियरिंग, अभी अपन ने डायग्राम में देखा, हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, ये आपका कंट्रोल होता है। और ऑक्सीपिटल से आपका विजन कंट्रोल होता है। ये आपका सेरिब्रम कर रहा था। दूसरा जो पार्ट है ब्रेन का वो आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम वाला पार्ट ब्रेन का बैलेंस बनाने के लिए काम में आता है, आपकी बॉडी की पोस्चर को जो है नियंत्रित करता है और आपकी वॉलेंट्री जो मसल्स है जो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रही है उन सारी मसल्स को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। तीसरा जो ब्रेन का पार्ट है वो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम जो है उसके अंदर जो है आपका मिड ब्रेन होता है जो आपके रिफ्लेक्सेस को, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसी ब्रेन स्टेम के अंदर जो है आपके पॉन्स पीछे की तरफ उपस्थित होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इसी जो है ब्रेन स्टेम के अंदर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी दिल की धड़कन को, जैसे आपके सांस लेने की ब्रीथिंग पैटर्न को, जैसे आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है। ये एक और जो है मैं आपको ब्रेन का डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको आप जो है आराम से देखने का प्रयास करें। ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे फ्रंटल लोब जो है वही आपके स्मेल स्मेल को कंट्रोल करता है। फ्रंटल लोब से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपका एक ब्रोकास एरिया पाया जाता है जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है, बोलने को कंट्रोल करता है। फ्रंटल लोब ही है जो जजमेंट, फोरसाइट और वॉलेंट्री, आपकी इच्छा के अनुसार जो मूवमेंट होते हैं हमको कंट्रोल करता है। और इसी फ्रंटल मूवमेंट के फ्रंटल लोब के अंदर ही जो है आपका मोटर कॉर्टेक्स जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो पाया जाता है। बीच में यहाँ पर आपका सेंट्रल सल्कस होता है और पैराइटल वाले पार्ट में आपके सेंसरी कॉर्टेक्स होते हैं। सेंसरी कॉर्टेक्स जो है आपके पेन को, हीट को और अदर जो सेंसेशन होते हैं उनको जो है हमें महसूस करवाते हैं, उनकी वजह से ही जो है हमें महसूस होता है। पैराइटल लोब और पीछे की तरफ हम जाएंगे पैराइटल लोब में तो वहाँ पर हम जो है अलग अलग भाषाओं को अलग अलग तरीके से बोलने का जो लैंग्वेज का स्किल है वो वहाँ से पैराइटल से जो है आपका हो रहा है। टेम्पोरल लोब जो कि कानों के ऊपर पाया जाता है, यहाँ से हम सुनने का जो है प्रोसेस कर पाते हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे की तरफ पाया जाता है वहाँ से हमें देखने का विजुअल एरिया जो है कंट्रोल होता है। और ब्रिंस्किन्स एरिया स्पीच कॉम्प्रहेंशन जो है वो वहाँ से होता है। सेरिबेलम आपका कोऑर्डिनेशन करता है। ब्रेन स्टीम की बदौलत आप निगलने का, सांस लेने का, आपके दिलों की धड़कन को कंट्रोल करने का और अदर इनवॉलेंट्री फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो यहीं से जो है हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब ही है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट काम को अंजाम दे रहे हैं। ये ब्रेन हुआ। स्पाइनल कोड ऐसे ही जो है ब्रेन होता है वैसे ही स्पाइनल कोड भी होता है बच्चों। और स्पाइनल कोड जो है वो हमारे वर्टिब्रा कोलम, आपने जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उस रीढ़ की हड्डी के भीतर जो है वर्टिब्रा कोलम होते हैं। उन वर्टिब्रा कोलम के अंदर एक छेद रहता है जिसके अंदर से हमारा स्पाइनल कोड जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो गुजरता है। वो स्पाइनल कोड जो है उसके अंदर CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है और ये स्पाइनल कोड जो है वो एक्सटेंड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू L1 L2 तक फैला हुआ रहता है। लंबर 1 और लंबर 2 तक आपका स्पाइनल कोड जो है मतलब वहाँ तक जो है ये फोरामेन मैग्नम से लेकर के वहाँ तक जो है ये फैला हुआ है। और ये आपके सेंसरी और मोटल्स इम्पल्स जो होती है उनको कंडक्ट करता है। रिफ्लेक्स सेंटर जो है इसके अंदर ही आपका पाया जाता है। ग्रे मैटर इसके अंदर की तरफ होता है और वाइट मैटर इसके बाहर की तरफ होता है स्पाइनल कोड के। ये डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है मैं आपको जो है ये हमारा स्पाइनल कोड जो है उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारी स्पाइनल वर्टिब्रा कोलम है। इस स्पाइनल वर्टिब्रा कोलम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे C7 जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही,
पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, ब्लू कलर का T1 से लेकर के T12 जो हमारा थोरेसिक होता है, और जो एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा लंबर वाला रीजन है, और लास्ट में जो चल के होता है वो आपका सेक्रम और कोकेक्स वाला रीजन है। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर ही जो है हमारी स्पाइनल कोड जो है वो पाया जाता है। दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है जो हमारा स्पाइनल कोड कहलाता है, और इस स्पाइनल कोड के अंदर 31 पेयर्स मतलब 31 जोड़े जो है वो आपकी क्या पाई जाती है, स्पाइनल नर्व पाई जाती है, और ये जो है कोऑर्डिनेट करती है हमारे ब्रेन से, और इसी की बदौलत जो है हम डिफरेंट डिफरेंट काम को अंजाम दे सकते हैं, और उनका जो है हमें आभास हो रहा है। ड्यूरामेटर, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रोंकियल प्लेक्सस, लंबर एनलार्जमेंट, कोनस मेडुलस, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, कोडा, एक्वोना, फिलम टर्निकल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके नर्व्स इसी स्पाइनल कोड्स के वो जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। अब आता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर 12 पेयर्स जो है आपकी क्रेनियल नर्व्स आती है, और 31 पेयर्स जो है आपकी वो स्पाइनल नर्व्स आती है। तो जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स है, हम क्रेनियल नर्व्स का एक और डिफरेंट जो है टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो है क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर मैंने दिखा रखी है जो सेंसरी मोटर, और या तो देखो कुछ नर्व ऐसी होती है जो सिर्फ सेंसरी देखती है, कुछ ऐसी होती है जो मोटर देखती है, और कुछ नर्व ऐसी भी होती है जो दोनों देखती है, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड वाली फंक्शन। जैसे आपकी क्रेनियल नर्व नंबर सेकेंड ऑप्टिक, जो आपके देखने की प्रक्रिया जो उसको कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व नंबर 5 जिसे ट्राइजेमिनल बोलते हैं, ये आपके फेस के सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, इसी की बदौलत आपके चेहरे के हाव भाव कंट्रोल होते हैं। कभी कभार यही क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाने की वजह से व्यक्तियों को फेशियल पैरालिसिस, चेहरे का लकवा हो जाता है। क्रेनियल नर्व नंबर 10 जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की बदौलत जो है कंट्रोल होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो है आपकी जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्रेनियल नर्व हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होती है। 31 पेयर आपकी स्पाइनल नर्व उपस्थित होती है, उसके अंदर 8 आपकी सर्वाइकल होती है, 12 आपकी थोरेसिक होती है, 5 आपकी लंबर स्पाइनल नर्व होती है, और 5 आपकी सेक्रल नर्व होती है, और एक कोक्सियल नर्व होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब एक हो गया आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, एक हो गया आपका सिंपैथेटिक, दूसरा हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक। एक सिंपैथेटिक हो गया, एक पैरासिम्पैथेटिक हो गया। सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक जो है क्या होता है, सिंपैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक जो है वो कई प्रकार के फंक्शनों को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी प्यूपिल्स को डायलेट करने का काम करता है, और दूसरा आपकी हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। ब्रोंकियोडाइलेशन मतलब आपके फेफड़ों के जो सांस लेने का जो एरिया है उसे बढ़ा देता है। इनहिबिट डाइजेशन मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया को जो है कम कर देता है। और रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, जब भी आपको कोई संकट वाली परिस्थिति नज़र आएगी तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप ये मान करके चलें कि अलर्ट हो जाएगा। जो कंडीशन होती है ना, करो या मरो, मतलब या तो लड़ो या भागो, ऐसी फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब होती है। क्योंकि उस दौरान हमारे शरीर को लगता है कि कोई न कोई खतरा है, तो उस दौरान हमारी प्यूपिल्स जो है डायलेट हो जाती है ताकि हम अच्छे से देख सकें। हमारी दिलों की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हम दुश्मन को ख़त्म कर सकें। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है, जिससे हम अलर्ट हो जाएं। और इनहिबिट डाइजेशन, उस दौरान जो है आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना और कुछ चीज़ें लगती है, तो उस दौरान आपका एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन जब आप आराम की स्थिति में होते हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नर्व एक्टिवेट होता है, और उस दौरान जो है आपकी प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब आपको नींद आने लगती है, आपके दिल की धड़कन कम होने लगती है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपके जो सांस जो है उसका जो ब्रोंकिस वगैरह जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। स्टिमुलेट डाइजेशन, अब आपका डाइजेशन वगैरह और भी जो चीज़ें हैं आपकी, वो अब आपकी ज़्यादा होने लगती हैं। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बदौलत कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है कि नर्वस सिस्टम के आखिरकार फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे सारी बॉडी की सिस्टमों को कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सिस्टम ही है
जिसकी बदौलत हमें किसी भी चीज़ का आभास हो रहा है। नर्वस सिस्टम ही है जिसकी बदौलत हमारी बॉडी में सेंसेशन है। नर्वस सिस्टम ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। मोटर आउटपुट, सेंसरी आउटपुट, ये जो है आपका सेंसरी इनपुट या मोटर आउटपुट, कोई भी काम जो आप ब्रेन सोच रहा है जिसकी बदौलत आप कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम की बदौलत ही है। होम्योस्टेसिस, आपकी बॉडी का तापमान जो अंदर का जो कंट्रोल हो रहा है, एक एनवायरनमेंट जिसके अंतर्गत आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं और जी पा रहे हैं, ये सब आपका नर्वस सिस्टम ही कर रहा है। आपकी मेंटल एक्टिविटीज़, आपके सोचना, आपका याद रखना, आपका इमोशन, ये सारा का सारा हमारे नर्वस सिस्टम की बदौलत ही हो रहा है। तो आप ये मान करके चलें कि नर्वस सिस्टम नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे तो बॉडी का कोई भी सिस्टम नहीं, एक भी सिस्टम नहीं होगा तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम। तो बच्चों, आज अपन ने पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में। थोड़ा जल्दी में पढ़ा है, थोड़ा ब्रीफली पढ़ा है, लेकिन इसलिए पढ़ा है कि आपकी भी एग्ज़ाम वगैरह आ रही है, तो जितना हो सके, जितना जो है सहारा आपको लग सके, उतना जो है मैं प्रयास किया है। तो कम समय में जो है नर्वस सिस्टम को अपन ने अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके जो है बताएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।